आवाज भी क्लियर है? जी सर, क्लियर है। चलें, ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों के सामने इस वक्त SCCP की वेबसाइट ओपन है, SECP.gov.pk। जितनी भी कंपनीज होती हैं वो इसी वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड की जाती हैं। जिस तरह कि FBR की वेबसाइट के बारे में डिस्कशन हमारी हुई थी कि FBR की वेबसाइट के ऊपर सारा डाटा FBR का मौजूद होता है, और फिर हम उस कंसर्न एप्लीकेशन के ऊपर चले जाते हैं जिस एप्लीकेशन के ऊपर हम टैक्सेशन का काम करते हैं। दैट इज IRS 2.0। इसी तरह SCCP के अंदर जो हम कंपनीज की रजिस्ट्रेशन वगैरह करते हैं, इसके लिए जो एप्लीकेशन यूज हो रही है, इसका नाम इधर है इजी फाइल। ये अभी 2024 के मिड में स्टार्ट हुई है। इससे पहले जो होती थी वो ई सर्विसेज के नाम से होती थी। अब ये जैसे हमने वेबसाइट ओपन की है तो सामने ये एक सर्वे आ गया है, जिसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये आपको नजर आ रहा है इजी फाइल। इसको अदरवाइज तो ये सारी जो वेबसाइट है इसके अंदर सारा डाटा SCCP के रेलेवेंट सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। ये कुछ लाइसेंसिंग के बारे में कुछ लाइसेंसिंग जो SCCP से लाइसेंस चाहिए होते हैं या कुछ और जगह से चाहिए होता है, तो उसकी भी कंपनीज यहाँ पे ओपन की जा सकती हैं। ये इजी फाइल को हम क्लिक करते हैं। अभी जब हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है तो उसके स्टेप्स की तरफ जाते हैं। ये सर्वे सर्वे दोबारा मांगा है इन्होंने, ठीक है। उसके स्टेप्स की तरफ जाते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपने क्लाइंट से डाटा इस लिहाज से लेना है कि आपने क्लाइंट का पोर्टल जनरेट करना है। जिस तरह FBR की वेबसाइट के अंदर हम उनका NTN जनरेट करते थे और एक पोर्टल जनरेट हो जाता था, इसी तरह जब हम SCCP की वेबसाइट के अंदर उनका पोर्टल जनरेट करते हैं तो वो सिमिलर है जिस तरह उधर किया है, तो हमें उसी तरह से मिलता जुलता कुछ डाटा यहाँ पे चाहिए होता है उनका पोर्टल जनरेट करने के लिए। और अगर एक बार पोर्टल जनरेट कर लेते हैं तो उनकी जितनी भी कंपनीज बाद में इनकॉर्पोरेट होंगी या ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड हैं, वो उसी पोर्टल पे ही होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है और वो किसी दूसरे क्लाइंट के साथ मिलकर एक कंपनी का शेयर होल्डर है, और उनमें से एक क्लाइंट है आपका, उसकी एक और कंपनी है, उसके वो किसी और थर्ड पर्सन के साथ शेयर होल्डर है, तो आप एक के कंसल्टेंट, एक कंपनी के आप कंसल्टेंट है, दूसरी कंपनी का कोई और कंसल्टेंट है, तो इसका पासवर्ड उनके पास भी होगा, आपके पास भी होगा, वो भी यूज करेंगे, आप भी यूज करेंगे, क्योंकि उन्होंने जिस कंपनी को एक्सेस करना वो भी इसी पोर्टल के थ्रू एक्सेस होगी। आपने भी जिस कंपनी को एक्सेस करना उसी पोर्टल के थ्रू एक्सेस होगी, ठीक है। सबसे पहला जो काम है वो ये होता है कि यहाँ पे पोर्टल जनरेट करना। हर उस आदमी का पोर्टल जनरेट करना जो आपकी कंपनी में किसी भी अपॉइंटमेंट, किसी भी किस्म के अपॉइंटमेंट रखता है। डायरेक्टर है, CEO है, शेयर होल्डर है, तो उनका हम पोर्टल यहाँ पे जनरेट करेंगे। पोर्टल जनरेट करने के लिए देखें क्या तरीकाकार, जिस तरह के अदरवाइज भी आप देखें कि किसी भी वेबसाइट के अंदर जब हम पोर्टल जनरेट करते हैं तो हम साइन अप को क्लिक करते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन है साइन अप वाला। तो पोर्टल जनरेट करने के लिए हम साइन अप को क्लिक करते हैं। सबसे पहले देखें कि इससे भी पहले आप क्लाइंट से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्लाइंट से आप इंफॉर्मेशन जो लेते हैं वो दो किस्म की लेते हैं। एक लेते हैं पोर्टल जनरेट करने के लिए, और एक इंफॉर्मेशन लेते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। हम भी इन्हीं दो स्टेप्स को अलग अलग से चलाते हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट करने से पहले जो पोर्टल जनरेट करना है उसके लिए आपने अपने क्लाइंट से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है। आपने अपने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन लेनी है उसका CNIC, फ्रंट और बैक साइड से अच्छा सा, और अच्छा स्कैन हुआ हुआ। उसके बाद आपने उनसे ईमेल एड्रेस लेना है, एक्टिव ईमेल एड्रेस जो उनके पास वाकई यूज हो रहा हो। इसके बाद आपने उनका मोबाइल नंबर लेना है। मोबाइल नंबर वो वाला लेना है जो कि उनके नाम पे बायोमेट्रिक हो। ये आई रिपीट कि उनके नाम पे बायोमेट्रिक हो। बायोमेट्रिक उनके नाम पे नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं चलेगा। जिस तरह FBR में हमने बात की थी, वहां पे वो लिखते हैं कि आपके नाम पे होना चाहिए CNIC के अगेंस्ट, मगर ये कि आप कोई भी नंबर लगाएं तो वो एक्सेप्ट कर लेती है उनकी एप्लीकेशन। मगर यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन इजी फाइल ये एक्सेप्ट नहीं करती। ये नादरा के साथ इंटीग्रेटेड है,
जैसे ही आप कोई नंबर लगाते हैं वो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है डाटा, और वो बता देते हैं कि जी ये सिम आपके नाम पे नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप वही सिम यूज करेंगे जो आपके नाम पे हो। आपके नाम पे नहीं है तो सिम यूज नहीं की जा सकती। ये आप क्लियर कर ले, ठीक है। आपके बहुत से टॉपिक कि आप पीएमआईसी से आगे उनकी कुछ समझ नहीं लगा, वो आप तक नहीं थी। आप पहले अपना नाम बताया करें, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं उसके बाद बात करें। कौन कौन बात कर रहे हैं? हमजा बात कर रहे हैं? हमजा आप बात कर रहे हैं? ये क्वेश्चन किसने किया है अपना बताया करें, शाबाश। कि आगे कुछ बात सही तरह पता नहीं लगी क्या था। पीएमआईसी से आगे कुछ भी नहीं बात आई। चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स मेरा को नाम आवाज आ हमजा है। रही है? यस सर, आवाज़ क्लियर है। सबको क्लियर है? हाँ जी सर। ठीक है। चलिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज की हमारी क्लास के अंदर कोई किसी किस्म का भी कॉन्फिडेंशियल डाटा नहीं है। और आज की क्लास जो भी होगी, आप लोग वैसे, इसका मतलब ये नहीं कि आप क्लास छोड़ जाएं, मगर ये कहिए रिकॉर्ड करके मैं इसको यूट्यूब पे दूंगा, ठीक है। अगर जिनको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही वो वहां से दोबारा से सुन लेंगे, उनको आवाज़ क्लियर आएगी। मगर ये कि इंटरेक्टिव सेशन के लिए आप लोग अवेलेबल रहें, ताकि जो भी आपस में कन्वर्सेशन हो जाए, आप लोगों को कोई क्यूरीज हैं तो वो आप लोग एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ। आप अपने क्लाइंट से डिमांड करेंगे CNIC फ्रंट बैक साइड से अच्छी कॉपी, उसकी जो फोटोग्राफ हो वो अच्छा स्कैन किया हुआ हो। ये सेशन एक्सपायरी की किसकी आ रही है? चलिए ठीक है। आवाज़ क्लियर है इन सबको? जी आवाज़ क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है। जी सर, तो क्लियर है। आपने डिमांड करनी है अपने क्लाइंट से CNIC फ्रंट बैक। उनसे मोबाइल नंबर डिमांड करना है, जो मोबाइल नंबर उनके नाम पे बायोमेट्रिक हो। मीन के ऐसा नंबर नहीं कि किसी और का नंबर नहीं देंगे। अक्सर हमें जो हाउस वाइफ होती हैं जिनके नाम पे सिम नहीं होती, वो तो हस्बैंड उनके अपनी सिम दे देते हैं नाम, भाई ये नंबर लिखें, तो वो नंबर वहाँ पे यहाँ पे डाटा इंटर नहीं हो सकता। तो उन्हें ये एडवाइस करें कि आप के नाम पे जब तक बायोमेट्रिक सिम नहीं है तब तक हम पोर्टल जनरेट नहीं कर सकते। तो वो बायोमेट्रिक सिम करवा के लाएं और उसके बाद हम पोर्टल जनरेट कर सकते हैं। तो पहली चीज क्या है? सिम नंबर लेना है जो कि उनके नाम पे हो। दूसरी चीज CNIC, और तीसरी चीज ईमेल एड्रेस। ये तीन चीजें आपने अपने क्लाइंट से ले लेनी है पोर्टल जनरेट करने के लिए। अच्छा, क्या ये सिम जो कह रहे हैं कि मस्ट है, तो सिम सबके लिए मस्ट है? सिम सिर्फ उसके लिए मस्ट है जो कि सी CNIC होल्डर है। अगर कोई CNIC होल्डर नहीं है, बल्कि कुछ ओवरसीज वाले कार्ड जिनके पास हैं, नाइकॉप, नेशनल ID कार्ड ओवरसीज पाकिस्तानी, अगर किसी के पास वो वाला कार्ड है तो उनके लिए सिम मस्ट नहीं है। वो अगर वो कार्ड हम इंटर करेंगे तो सिम किसी की भी होगी, वो चल जाएगी। इसके अलावा हम फॉरेनर के जैसे रजिस्टर्ड करते हैं, फॉरेनर के फोटो जनरेट करते हैं, तो उनके पासपोर्ट के केस करते हैं। पासपोर्ट उनकी हम फोटो मांगते हैं, उसके बाद उनकी अपनी एक तस्वीर मांगते हैं, और फिर उसको हम नोटरी पब्लिक से नोटराइज करवाते हैं और फिर अपलोड करते हैं, और उस पर भी मोबाइल नंबर कोई भी हो तो चल जाता है। मतलब उनकी बायोमेट्रिक जरूरत नहीं है। मगर अगर आप CNIC के अगेंस्ट कर रहे हैं, पोर्टल जनरेट कर रहे हैं, तो फिर आपको जब तक बायोमेट्रिक नहीं है तब तक वो नहीं चलता, ठीक है। तो आपने ये तीन डॉक्यूमेंट लेने हैं, उसके बाद आपने जाना है, तो यहाँ पे आपने साइन अप को क्लिक करना है। साइन अप को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ गया पाकिस्तानी सिटीजन है या फॉरेन नेशनल है। तो पाकिस्तानी सिटीजन को आप पाकिस्तानी पे क्लिक करेंगे, फॉरेन नेशनल है तो फिर आपने पासपोर्ट के थ्रू जाना है। तो इसलिए पाकिस्तानी सिटीजन को क्लिक किया, आगे चले गए। पाकिस्तानी सिटीजन के दोनों ऑप्शन है, नेशनल ID कार्ड होल्डर है या नाई कॉप होल्डर है। नेशनल ID कार्ड वाला होंगे तो फिर वो बायोमेट्रिक होगी, और ये होगा तो बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है। आगे चले गए। यहाँ पे आपने उनका डाटा उनके CNIC के मुताबिक एंटर करना है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, CNIC का नंबर, उनके एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, और उनका ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में सेफ ये है कि आप बिजनेस को क्लिक करें और उसके बाद नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करेंगे तो आगे कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। आगे वो मोबाइल नंबर मांगेगा, और जैसे मोबाइल नंबर लगाएंगे तो उसको कोड चला जाएगा, और फिर उसके बाद
वो मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद ईमेल मांगेंगे, ईमेल पे भी कोड चला जाएगा, वो कोड भी इधर आएगा तो वो भी वेरीफाई हो जाएगा और आपका पोर्टल जनरेट हो जाएगा। इतनी सी बात है, पोर्टल जनरेट करना जस्ट लाइक ऐसे कि जैसे कि फेसबुक का अकाउंट बनाना है। आपके पास इसका पासवर्ड आ जाता है, उसके बाद आपने लॉग इन करना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लॉग इन करना है। लॉग इन करने के क्या करना है, यहाँ पे आपने CNSC लिखना है और यहाँ पे उनका पासवर्ड लगा देना है और फिर यहाँ पे लॉग इन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाला पोर्टल आ जाता है। ये उनका पोर्टल है। इसके अंदर उनकी अगर कोई कंपनीज हैं तो माई प्रोसेस, माई कंपनीज, नेम रिजर्वेशन, तो माई कंपनी में यहाँ पे आ जाती है कि उनके नाम पे अगर कोई कंपनी है। ये जो साहब है इनके नाम पे कुछ भी नहीं है, ना तो इनके कोई प्रोसेस पेंडिंग है। प्रोसेस पेंडिंग का मतलब ये है कि ऑलरेडी इन्होंने कोई अप्लाई किया हुआ और दरमियान में है। ये कंपनी को जो रजिस्टर्ड है वो यहाँ पे होंगी, और अगर नेम कुछ रिजर्व किया तो वो यहाँ पे होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है। नेक्स्ट जो स्टेप है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है उसको भी आगे आप एक स्टेप में भी कर सकते हैं और दो स्टेप में भी कर सकते हैं। एक स्टेप ये कि आप इकट्ठा ही कंपनी का नाम और इनकॉर्पोरेशन एक ही स्टेप में इकट्ठा ही कर देते हैं, ये भी पॉसिबल है। ये आप कहते हैं नहीं, मुझे क्लाइंट्स ने अभी तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी या उनका वो कोई ना कोई क्यूरी पड़ी है, तो मैं ऐसा करता हूँ तब तक मैं नाम रिजर्व कर लेता हूँ। नाम जब मुझे मिल जाता है, नाम आपका 60 डेज के लिए वैलिड होता है। 60 डेज के लिए मीन दैट इज वैलिड फॉर 2 मंथ। तो आप नाम रिजर्व कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि ठीक है, जब मेरे पास कंप्लीट डाटा आ जाएगा उसके बाद मैं उनकी कंपनी में इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं। आज हम नेम रिजर्वेशन की बात करते हैं कि नेम को कैसे रिजर्व करते हैं। ठीक है, ये नेम रिजर्वेशन का ऑप्शन ये वाला है। ये है स्टार्ट कंपनी, ये कंपनी इन कारपोरेशन का ऑप्शन है। LLP और कंपनी दोनों का ऑप्शन इकट्ठा एक ही जगह पे है। देखें यहाँ पे लिखा है LLP और कंपनी, दोनों का नेम यहीं से होगा। और LLP आपने इनकारपोरेट करनी है या कंपनी इनकारपोरेट करनी है तो यहाँ से होगी। ठीक है, इसको हम कल टच करेंगे। आज हम नेम रिजर्वेशन सीखते हैं कि नाम को कैसे रिजर्व करते हैं। ये हमने क्लिक कर लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे वो आगे क्या ऑप्शन आ रहा है, रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू LLP। ये नाम इसलिए, फिर ये कंबाइन नेम एंड नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन, इसको अगर क्लिक करें तो नेम भी रिजर्व हो जाएगा और कंपनी आगे भी इनकॉर्पोरेट होना भी शुरू हो जाएगी। और ये है रिजर्वेशन ऑफ नेम फॉर चेंज ऑफ नेम फॉर एग्जिस्टिंग LLP कंपनी। अगर आपकी ऑलरेडी कोई कंपनी है, आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो आपने इसको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे ये सिर्फ नाम रिजर्व करने के लिए आए हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड को क्लिक करें और ये आपके पास आ जाए। अभी आप कंपनी कौन सी कंपनी बनाना चाहते हैं, आप लिमिटेड LLP बनाना चाहते हैं, वो जो मैंने बताया था कि LLP अलग होती है, कंपनी अलग होती है। LLP करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करेंगे। सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल मेंबर कंपनी जिसके सारे के सारे शेयर्स एक ही बंदे के पास हैं, SMC जिसको कहते हैं। अगर SMC का नाम आपने रिजर्व करना तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप SMC के अलावा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम रिजर्व करना है तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करें। और अगर नीचे भी पब्लिक कंपनी और सेक्शन 42 और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सारे ऑप्शन मौजूद है। सेक्शन 42 का मतलब होता है जो NGO वगैरह NPO वगैरह हम जो इनकारपोरेट करते हैं वो यहाँ से होती है सेक्शन 42 की। हमने जो आज करना है वो हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी है। इसको क्लिक करें, इसको करें या इसको करें, एक ही बात है। ठीक है, अभी वो कहता है कि लिमिटेड बाय शेयर है या लिमिटेड अनलिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल, तो हम लिमिटेड बाय शेयर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना सीखेंगे। यहाँ पे प्रोसीड को क्लिक करें। अभी आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। इसको एक बार रीड आउट करने के बाद वापस जाएं और प्रोसीड कर दें। अभी वो कहते हैं कि आपने कौन सा नाम रखना है। जो आपने नाम रखना है वो हम चेक करते हैं कि वो नाम अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो लेट्स सपोज कि मैं नाम रखना चाहता हूं ये स्किल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं ये लिखता हूं और मैं पूछता हूं इनसे चेक अवेलेबिलिटी करके कि ये नाम ऑलरेडी किसी का है तो नहीं, क्या इसके सिमिलरिटीज क्या हैं जो वो सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पे आ गया कि नो सिमिलर रिजल्ट फाउंड विद दिस नेम और यू कैन प्रपोज दिस नेम, कि आप इस नाम को रख सकते हैं। अच्छा, इसको रखने का प्रपोज करने का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप रख सकते हैं, प्रपोज करना है। प्रपोज करने का मतलब ये है कि हम भेज रहे हैं SCCP, अगर इस पे किसी रीजन की वजह से
ऑब्जेक्शन लगाना चाहे तो वो लगा सकती है। फिर हमें वो ऑब्जेक्शन क्लियर करना पड़ेगा या नाम चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्शन कुछ खास वर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन वो लगा सकती है, वो बुक के अंदर लिखे हुए। हम प्रपोज को क्लिक करते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो ये वाला आपके पास आ जाता है। यहाँ पे अगर तो कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ देना चाहते हैं, ये नाम मैं इसलिए रखना चाहता हूँ, तो आप नाम का प्रूफ दे सकते हैं कि इस वजह से करें। अदरवाइज ये कि यहाँ पे आपने सिग्निफिकेंस देनी है नाम की। सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि ये नाम मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इस नाम को रखने की वजह क्या है, ये नाम मेरे बिजनेस के साथ कैसे रिलेट करता है, ये मुझे क्यों ये नाम ही चाहिए, सिग्निफिकेंस। और इसमें आपने मीनिंग और सिग्निफिकेंस में अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो एब्रीवेटेड हो, तो उसका आपने एब्रीवेशन भी बताना है कि ये व्हाट दीज एब्रीवेशन स्टैंड फॉर। तो इसमें यहाँ पे उसने सब कुछ आपने टाइप करके लिख देना है कि ये नाम मैं क्यों रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये कुछ लाइंस लिख दी कि मैंने नाम ये इस वजह से लिखा। आगे उसके बाद प्रपोज को क्लिक करके मैं आगे चला गया। अच्छा, ये स्टेप्स आपके पास आ गए। अभी देखें, आप कोई और भी नाम ऐड करना चाहते हैं तो वो भी दूसरा तीसरा नाम भी यहाँ पे आ सकता है। यहाँ से प्रोसीड को क्लिक करते हैं। इसके बाद वो पूछता है कि आप क्या काम करेंगे, ये बिजनेस सेक्टर आ जाता है। तो चूंकि मेरी स्किल्स की है, ये स्किल वेंचर्स, तो स्किल की है तो मैं स्किल एक्चुअली सर्विसेज में आ जाता है और ट्रेनिंग में भी आ जाता है। तो आपने जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है आपने वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सर्विसेज, ये सर्विसेज का आ गया, ये सर्विसेज को मैंने क्लिक कर दिया। और इसके बाद आगे फर्दर सर्विसेज के अंदर कौन सी सर्विसेज है, ये ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज है या दूसरी कौन सी है। क्योंकि ये ट्रेनिंग की है तो मैं इसको ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज को क्लिक कर देता हूँ। मीन कि आपका जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो यहीं पे सिलेक्ट होगा जब आप अपना नाम सेलेक्ट कर रहे हैं। और आपका नाम जो है कंपनी का और बिजनेस का जो ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, ये आपस में को रिलेट करने चाहिए। जो आपने लाइन यहाँ पे सिलेक्ट की है ये आपके नाम से डिपिक्ट होनी चाहिए कि आपका नाम इसके रेलिवेंट है। अब स्किल्स, जिस तरह हम दे रहे हैं स्किल्स दे रहे हैं, तो क्या ये हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और कौन सी सर्विस प्रोवाइड है, ह्यूमन रिसोर्स की प्रोवाइड करके हम ट्रेंड लोग पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं जो लोग ट्रेंड होंगे। तो नेक्स्ट हम इसके बाद आगे इसको प्रोसीड करते हैं। जी, ये एक नाम हमारा रखा गया है कि ये आपका एक नाम है। इसके साथ आप दूसरा तीसरा नाम भी स्टैंड बाई दे सकते हैं कि आप ये नाम भी मैं रखना चाहता हूँ। अगर ये मुझे नहीं मिलता तो दूसरा मिल जाए, ताकि ऑब्जेक्शन हमारे कम से कम लगे। जैसे हम तीन नाम भेजते हैं उनमें से कोई एक नाम हमें मिल जाए। मगर अगर आप कहते हैं कि नहीं, मैं एक नाम भेजता हूँ तो तीन नाम भेजता हूँ, एसएससीपी कहीं ये ना हो कि तीसरा नंबर वाला लगा दे, तो मैं इसलिए एक एक करके भेजता हूँ। आज अगर ऑब्जेक्शन लग भी गया तो खैर, अगले दिन फिर मैं उस पर ऑब्जेक्शन क्लियर करा लूँ। तो आप एक ही नाम लिखते हैं, एक भी लिखा जा सकता है, तीन भी लिखे जा सकते हैं। नेक्स्ट को आप क्लिक करें। यहाँ पे आपके एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फैच होके आ जाती है। जो अगर कभी कभी चेंजेस करने भी पड़ जाते हैं, जो चेंजेस करनी है आपने वो यहाँ पे चेंजेस कर लेनी है। जैसे कभी ये पोस्टल एड्रेस और ये चीज़ें जो हैं यहाँ पे ब्लैंक आ गई हैं, तो यहाँ पे आप उनका पोस्टल एड्रेस लिख दीजिएगा। ये चीज़ें मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी। उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट पे करता हूँ। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आ गया सर्विस सेक्टर, ये बिजनेस। इसके बाद आगे नेक्स्ट करता हूँ। डेक्लेरेशन। डेक्लेरेशन में वो पूछ रहे हैं कि जी बताएं कि आप
कौन है। अथराइज इंटरमीडिएटरी का मतलब होता है कि जिनके पास लाइसेंस है। एससीसीपी ने, जिस तरह हम लॉयर हैं, तो एससीसीपी ने अपने कुछ बंदों को अथराइज भी, अपने बंदे जरूरी नहीं, कुछ लोग अथराइज होते हैं जो एक खास क्वालिफिकेशन रखते हैं और उसके बाद वो लाइसेंस ले लेते हैं एससीसीपी के से, हम सिर्फ और सिर्फ कंपनी का काम करेंगे। जिस हम लाइसेंस की फीस पे करते हैं वो भी पे करते हैं, तो उनको एक पोर्टल मिलता है तो वो यहाँ पे क्लिक करते हैं। मगर हम जो नॉर्मली रूटीन में करते हैं हम उस सब्सक्राइबर के बिहाफ पे करते हैं, तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। और जब नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद एंड पे यहाँ पर पिन का ऑप्शन आ जाएगा। ये एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन जो है, यहाँ पे चीज़ें मिस हैं। सॉरी, ये पोस्टल कंट्री लिखा हुआ है, मैंने उसका गांव लिख दिया है, तो ये इंफॉर्मेशन वैलिड नहीं थी। आपने ये लिखना स्पेलिंग के बजाय इसको ड्रॉप डाउन से लेना है। आप स्पेलिंग लिखेंगे तो फिर ये नहीं काम करेगा। आपने ये ड्रॉप डाउन मेन्यू से लेना है इसको। इसके बाद अभी ये यहाँ पे आ जाएगा खुद से, ये पहले नहीं आ रहा था। अभी पंजाब आ गया और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी आ जाएंगे। और यहाँ पे नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं। अभी तक, अच्छा ये जो टिक है ना, यहाँ पे ये सब जगह पे टिक आनी चाहिए। ये जब टिक आएंगी तब हमारा काम होगा। जब टिक नहीं जहाँ पे आ रही वहां पे कुछ ना कुछ क्यूरीज होती हैं। ये भी एप्लीकेंट इंफॉर्मेशन पे कुछ ना कुछ चीज पेंडिंग है जिसकी वजह से ये नहीं हो रहा। तो ये पेंडिंग समटाइम ऐसा भी होता है कि उसके सीएनएससी की इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है उसके पोर्टल के मुताबिक। समटाइम इसमें ये जो डेट्स हैं, ये एक्सपायरी डेट्स, इसमें इशू होता है। और समटाइम आपकी इंफॉर्मेशन जैसे कि ये सिटी वाली वो कंप्लीट नहीं है, तो ये नाम ये नहीं आता। अच्छा, ये लिखा गया है अभी पोस्टल, यहाँ पे उसका एड्रेस नहीं लिखा हुआ। जी, अब ये टिक आपके सामने आ गए हैं सारे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे भी टिक आ गया है। अभी यहाँ पे नीचे आया तो यहाँ पर क्लिक का ऑप्शन भी आ गया है। इसको हमने क्लिक कर दिया और आगे जाएं तो इसको नेक्स्ट करते जाएं, तो अभी ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ गया है, आखिरी पिन वाला। ये पिन यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ पे पिन अप्लाई कर देनी है। यहाँ पे जब आप पिन उसकी अप्लाई कर देंगे, अभी पिन क्या है, पिन आपका 4 डिजिट्स की पिन होती है। और ये पिन जब आप पोर्टल जनरेट करते हैं उस बंदे को पिन जाती है। और पिन जब भी आपने रीन्यू करनी है या दोबारा से जनरेट करनी है तो उनको मैसेज जाता है पिन का। और जिस तरह एफपीआर किया है ना, पिन आप खुद से जनरेट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे जनरेट नहीं होती है, मैसेज आता है और इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे आप जब पिन लगा लेंगे और अप्लाई कर देंगे यहाँ पे अप्लाई, और उसके बाद आपके सामने डायरेक्ट PSID आ जाएगी, जो कि आपने इजी पैसा से या एटीएम से या एप्लीकेशन से कहीं से भी पे कर दें तो आपका ये हो जाएगा। तकरीबन 200-300 रुपीज चार्जेस हैं इसके नाम रिजर्व करने के। तो उसके बाद नाम आपका रिजर्व हो जाएगा। नाम रिजर्व नहीं होगा, यहाँ से नाम सबमिट हो जाएगा। जब यहाँ से नाम सबमिट हो जाता है, यहाँ से नाम सबमिट हो जाता है तो उसके बाद एससीसीपी के पास चला जाता है। आगे एससीसीपी ने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने होते हैं या अप्रूव करने होते हैं।